गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, यस एवरीवन। ये मैं भी क्या अटक के आ रही हूँ क्या? नहीं ना? गुड आफ्टरनून, पानी भिजवा देना मनीष बस, है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल? क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जक्सन न्यारी समाप्ति में? आई एम वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? आज का डेट क्या है बेटा? आज का डेट है 25 ऑफ नवंबर 2024 और आज हम करने जा रहे हैं बेटा लेक्चर की कंटिन्यूएशन, ठीक है ना? और आज हमें जो फाइलम्स पढ़ने हैं, लेट अस सी हम कितना पढ़ पाते हैं। ये 3 तो हम पढ़ ही लेंगे मेरे ख्याल में, और ये दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं और बिल्कुल ऑलमोस्ट इनकी जो वो रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वाली कहानी है, ये दोनों की सेम है, इसीलिए हमने इन दोनों को साथ रखा है। अगर हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो अगली क्लास में होगा, ठीक है ना? मैंने 2025 लिख दिया है क्या? 2024 ही तो लिखा है, अभी तो 2025 आएगा, है ना? जब 2000 आया था ना, 2000, है ना? अब उस 2000 का एक गाना है, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का ना 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 ना। हर चीज में गाना बन जाता है यार। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको फिर। लेक्चर 5 है क्या? हाँ तो ठीक है भैया, लेक्चर 5 लिख लेते हैं, की लोड है। चलो, क्या फर्क पड़ता है एक बात बताओ, जो लेक्चर 5 लिखे जा रहे हो, कौन कौन पढ़ रहा है तुम्हारा नाम, जो इतना बेटा तुमने लेक्चर 5 लेक्चर 5 लेक्चर 5 कर डाला है? चलो भर दिया है, स्पैम कर दिया है पूरा। किसी का मैं गलती से बेटा पढ़ भी पाती ना नाम, तो तुमने इतनी स्पैमिंग करी है कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। हाँ, मेला मूवी का गाना है ना निशांत? हाँ, आप 90s से हैं क्या? हाँ, आपको मेला मूवी का गाना याद है? चलिए, हैशटैग ऐसा कुछ नहीं है वैसे भी। अब जैसे मुझे खुद बेटा देखो तो 60s के, 70s के, 80s के गाने बहुत पसंद है बेटा, बहुत ज्यादा, है ना? वरना तो आजकल के जो गाने हैं बेटा, क्या ही बताएं, क्या पसंद आ रहा है तुम्हें? शुरू करते हैं बेटा। क्या समाप्ति एक्सप्रेस, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनालिडा कंप्लीट किया था। हमने लास्ट क्लास में ही उसे बेटा एक बारी कंपेयर भी कर लिया था, बट एक बारी फिर से कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बेटा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, और आप भी एक बारी रिवाइज करिए। देखिए, एस्केहेल्मिन्थेस और प्लैटीहेल्मिन्थेस दोनों ही हेल्मिन्थ थे, और दोनों ही हेल्मिन्थ है मतलब कि वर्म्स है। एक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड प्लैटीहेल्मिन्थेस, एक का क्रॉस सेक्शन जो होता है राउंड होता है, इसीलिए वो राउंड वर्म्स कहलाते हैं। ये जो होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, ये भी पैरासाइटिक और फ्री लिविंग होते हैं, पर प्लैटीहेल्मिन्थेस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एंड एस्केहेल्मिन्थेस पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी। मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज नहीं करा रही हूँ, वो बहुत ईजी है। जब आप बेटा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए बेटा एज सच कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है नहीं, मतलब आप अगर देखेंगे जनरल बॉडी सरफेस, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल की सॉरी प्लैटीहेल्मिन्थेस बता रही हूं मैं, एनालिडा पे पहुंच गई, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस, एज सच कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है नहीं। फिर आप बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्रॉस। फिर आप बात करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स होते हैं इनके पास, है ना? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करते हैं। फिर आप बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन वाली, तो मैं कंपेयर ही कर देती हूँ, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपने बेटा एक बार याद आ रहा है, आप ही की क्लास में से एक बच्ची ने बताया था कि मैम इसको याद कैसे रख सकते हैं और इजी तरीके से, है ना? अगर आप प्लैटीहेल्मिन्थेस में बेटा रिप्रोडक्शन देखते हो तो आपने कहा था कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं,
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और ये वाली चीज इसमें डिफरेंट थी, फर्स्ट चीज दोनों में डिफरेंट थी। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एशके हेलमिंथेस में आपने देखा था मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस अलग अलग होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों का बेटा क्या होता है, सेम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और देखो पहली चीज डिफरेंट, दूसरी चीज सेम, और तीसरी चीज में इनका डेवलपमेंट था इनडायरेक्ट और इनका था बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। याद आ गया सभी को मेरे ख्याल में कि ये बेस्ट तरीका है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। याद आ रहा है सभी को, थैंक यू भैया, ठीक है ना, यस एवरीवन। फिर आपने बेटा पढ़ा एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथेस, फैसियोला इज लिवर फ्लूक और टेपवर्म टीनिया, एंड अ फ्री लिविंग फॉर्म होती है आपकी प्लेनेरिया विच हैज हाई रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है ना। एशके हेलमिंथेस में आपने पढ़ा था देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड दे हैव बेटा वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स फॉर सकिंग ऑफ द फूड एसोसिएटेड विद देयर एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने बेटा पढ़ा, सर्कुलेटरी भी क्रॉस, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा देयर वाज एन एक्सक्रीटरी ट्यूब जो बॉडी के बाहर ओपन होती है एक्सक्रीटरी पोर से, जिससे कि नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा बेटा फर्टिलाइजेशन, ये वाला सारा पॉइंट्स तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। मेल एस्कैरिस बेटा छोटा होता है और मेल एस्कैरिस का पोस्टीरियर पार्ट टेल पार्ट कर्व्ड होता है, फीमेल एस्कैरिस लंबी होती है और उसकी टेल पार्ट स्ट्रेट होती है। एस्कैरिस इज कॉमन राउंड वर्म, एनकाइलोस्टोमा इज बेटा हुक वर्म, एंड बेटा व्यूचेरेरिया इज फाइलेरियल वर्म, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा एनालिड्स के बारे में, एनालिड्स जहां पहली बारी मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है, एनालिड्स जिनकी बॉडी में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जैसे कि अर्थवर्म, इसीलिए एन्यूल से नाम आया एनालिडा। एनालिडा में बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन मैं रिवाइज नहीं करा रही हूं, बढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ऑफकोर्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होते हैं बेटा नेफ्रीडिया, याद रखिए नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनालिड्स। इनमें लोकोमोशन की भी तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर्स लाइक नेफ्रीडिया, लाइक पैरापोडिया, लाइक सीटे, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। जैसे पैरापोडिया, पॉड का मतलब ये है आपकी ऐसी अपेंडेज, ये पैरापोडिया वो स्ट्रक्चर थी बेटा जो नेरीज को भी पानी के अंदर स्विमिंग में हेल्प कर रही थी। नेरीज इनका यूनिसेक्सुअल फॉर्म होता है और नेरीज इनका एक्वेटिक फॉर्म होता है और पानी के अंदर स्विम करने में ये पैरापोडिया भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा तुमने इनमें बेटा नर्वस सिस्टम भी एडिशनल एक पढ़ा था कि इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, और ये सेम चीज हम आर्थ्रोपोड्स के लिए भी लिखेंगे दैट दे हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में याद करो, प्लैटीहेल्मिंथेस में भी रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं दिया हुआ है कि सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, एशके हेलमिंथेस में भी नहीं दिया हुआ, बट एनालिडा के लिए दिया हुआ है कि इसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इसमें यह भी दिया हुआ है कि यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है फेरिटीमा अर्थवर्म या हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है बेटा नेरीज, नेरीज इज द सैंडवर्म, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया बेटा। रेस्पिरेशन में अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल हो गया, ठीक है ना। अब बेटा एक बारी हम शुरू करें क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये जो आर्थ्रोपोडा होता है बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। Over 2/3 species that are named on earth are arthropods. 2/3 species जो named हैं, unnamed तो भूल ही जाओ, जो named है वो arthropods हैं, and that is why it is the largest phylum. The second largest phylum is the next phylum जिसे हम बोलते हैं mollusca. ये second largest phylum है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करने जा रहे हैं, phylum arthropoda, phylum arthropoda, आर्थ्रोपोडा क्या मतलब है यहां, आर्थ्रो का मतलब है बेटा जॉइंटेड, आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड, एंड पोडा का मतलब है अपेंडेज। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आपने ये कॉकरोच के केस में तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ऐसे लगता है छोटे छोटे पीसेस से मिलके इनके अपेंडेजेस बनाए गए हो, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है ना।
इनफैक्ट बेटा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको इनकी कुछ बेसिक बातें बता दूं कि इनकी जो बॉडी होती है, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। कॉकरोच को बेटा देखो वैसे जरूरी नहीं है, ये भी सुनिए। अच्छा डिविजिबल छोड़िए, पहले लिखिए लार्जेस्ट फाइलम, पहले लिखिए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इसी के साथ में वो डेटा लिखिए, नीट के सवाल में पूछा भी गया था बेटा, दैट ये लार्जेस्ट क्यों है, ओवर 2/3 स्पीशीज नेम्ड, 2/3 स्पीशीज नेम्ड ऑन अर्थ, नेम्ड ऑन अर्थ belong to arthropod, belong to arthropod। समझ में आई बात? होमवर्क डन ना? अरे रितेश थैंक यू यार होमवर्क याद दिलाने के लिए, मैंने दिया भी तो था वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर तुमने बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होमवर्क में कर लिया तो वेरी गुड, और ये वाले पॉइंट्स तुम उसके बाद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखो या बाद में लिखो, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला कि लार्जेस्ट फाइलम तो है ही, 2/3 स्पीशीज नेम्ड ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोड। फिर मैं कह रही हूं इनकी जो बॉडी होती है बेटा, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। लेकिन बेटा मैं आपको ये बता दूं सारे एनिमल्स में नहीं, लेकिन फिर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैम अगर सब में नहीं है तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बेटा देखो आर्थ्रोपोड्स में बड़ी सारी वैरायटी आती है, आर्थ्रोपोड्स में प्रॉन्स भी आ गए, आपकी बटरफ्लाई भी आ गई, आपके बेटा क्रैब्स भी आ गए, आपके बेटा कॉकरोच भी आ गया है ना, हनी बी भी आ गई, तो सिल्क वर्म भी आ गए, तो बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिसकी है ना बेटा, जो आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज्यादा दिखते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिखते हैं, भारी मात्रा में होते हैं, तो इसीलिए बेटा इंसेक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करके हमने उनकी बॉडी को बोल दिया डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाली बात तो बेटा आप कॉकरोच में भी पढ़ चुके हैं। एक हेड हो गया, एक बेटा थोरैक्स हो गया, और एक बेटा एब्डोमेन हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। ये बात कर चुके हो ना कॉकरोच में भी। फिर ऐसे एंटीना भी होता है, विंग्स भी होते हैं, और ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। व्हाट अ डायग्राम, व्हाट अ डायग्राम, देखो है ना। अच्छा इनकी सरवाइव करने की ये जो क्षमता है, ये एक और चीज से आई है कि ये ना कहते हैं कि भैया जब कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आएगा ना, कॉकरोच फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। ये ऐसे हैं कि कॉकरोच सरवाइव कर जाएंगे, क्यों पता है? इनकी बॉडी कवर्ड होती है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, और ये इनको टफ से टफ सिचुएशन में भी बेटा सरवाइव करने में हेल्प करती है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और काइटिन क्या होता है ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, इट्स अ पॉलीसैकेराइड। तो काइटिन की एक एक्सोस्केलेटन होती है, बड़ी हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है जो इनकी बॉडी के ऊपर होती है। वन ऑफ द रीजंस कि ये बड़े 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 टंग ट्विस्ट हो गया, बड़े अच्छी तरीके से बेटा सरवाइव करते हैं, है ना। सो दे हैव chitinous, they have chitinous exoskeleton, ठीक है, chitinous exoskeleton। मैं काम करती हूं, जब तक आप नोट कर रहे हैं ना, जिन्होंने होमवर्क किया है वेल एंड गुड है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है तो आपको बेटा पहली बात तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि आपने नहीं किया। इतना इजी सा एक काम दिया था, हैबिटेट में आपको बताती, बाकी तो आपको करके आना चाहिए था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा नंबर 1 इनकी हैबिटेट क्या है बेटा, ये हर जगह मिलते हैं। आप लैंड पे देख लो, लैंड पे मिलेंगे, पानी में देख लो, पानी में मिलेंगे, हवा में देख लो, हवा में भी मिलेंगे बेटा, है ना। दे आर केपेबल ऑफ लिविंग इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, है ना। सो दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, they are also terrestrial, they can explore beta various habitats,
ठीक है ना। और ना आर्थ्रोपोडा में अलग अलग कैटेगरी में मैं तुम्हें ना इंसेक्ट्स को पढ़ाऊंगी कि आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स बेटा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी होते हैं, ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। हाँ कॉस्मोपॉलिटन जयेश, हाँ देखिए अब, ठीक है ना। अब बेटा बाकी सारी चीजें आप देखिए, आपने कैसा लिखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सीलोम, जर्म लेयर, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एनालिडा से शुरू हो गया था, लेकिन अब एनालिडा आर्थ्रोपोडा और सिर्फ कॉर्डेटा में दिखता है। एंड नंबर 8 नोटोकॉर्ड, नंबर 8 नोटोकॉर्ड। तो अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान की बात करूं, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, सिमेट्री की बात करूं बेटा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, सीलोम की बात करूं, यू सीलोमेट, जर्म लेयर की बात करूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिज्म प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। आई होप आप सबने सही किया होगा। एक बार ही बताइए बेटा, आप लोगों ने बेटा एग्जैक्टली यही किया है? सबका करेक्ट है मोस्टली, जिन्होंने बेटा होमवर्क किया है तो। डन। अब बेटा आएंगे इनके क्या, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां कुछ क्या हो रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स बेटा हमें लिखने हैं, ठीक है ना। डन हो गया तो एक थम्स अप दे दीजिए, डन हो गया तो बेटा एक थम्स अप दे दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। करें, चलिए फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। नंबर 1 इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो एनसीईआरटी ने एक बेसिक सी बात कही हुई है कि भैया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उतना ही हमें भी लिखना है बेटा, दैट दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स इट। फिर एनसीईआरटी ने किसकी बात की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बात तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से चालू हुआ बेटा, आपके आर्थ्रोपोड से। ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हो। और बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम चालू होता है पहली बारी एनालिडा में। बट यहां से नीट में सवाल आया हुआ है कि इनके रेस्पिरेशन के लिए अगर आप स्ट्रक्चर्स देखो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो आर्थ्रोपोडा जो है बड़े भरे पड़े हैं आर्थ्रोपोड्स, कोई पानी में रह रहा है, कोई बेटा टेरिस्ट्रियल है, किसी के एडेप्टेशंस कुछ हैं। एडेप्टेशन मतलब जिसको जहां रहना है उसके अनुसार बेटा वो उनके पास वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके पास वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी किसी के पास गिल्स होते हैं, किसी किसी के पास गिल्स का ही एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे बुक गिल्स कहा जाता है। अब आपको बुक गिल्स को डिटेल में नहीं करना है, पर बुक गिल्स का मतलब होता है जैसे खुली किताब आप रखे हो ना, ओपन बुक। तो जब ओपन बुक करके रखते हो तो पन्ने कैसे दिखते हैं साइड से, पन्ने कैसे दिखते हैं साइड से, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक बुक गिल्स। बुक गिल्स का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है बुक लंग्स। आपको स्ट्रक्चर्स डिटेल में नहीं करने हैं। और एनसीईआरटी ने तो ये भी इंडिविजुअली नहीं बताया बेटा कि गिल्स किसके पास होते हैं, बुक गिल्स किसके पास होते हैं, बुक लंग्स किसके पास होते हैं, है ना। लेकिन एक स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम। क्या आपने ट्रेकियल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा है? यू हैव रेड अबाउट ट्रेकियल सिस्टम बेटा। ट्रेकियल सिस्टम यू हैव रेड इन कॉकरोच।
दैट साइड में बॉडी के होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल से ट्यूब निकलती है जिसे आप ट्रेकिया बोलते हैं, फिर ट्रेकिया बेटा ब्रांच कर जाती है तो बनता है ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल से डिफ्यूजन होता है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में दैट वेरियस स्ट्रक्चर्स like gills, book gills, book lungs। मैं आपके लिए इनके एग्जाम्पल्स लिख दे रही हूं, बट एनसीईआरटी ने नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी ने सिर्फ बेटा नाम दिए हुए हैं। एंड देन यू हैव ट्रेकियल सिस्टम, जैसे गिल्स इन प्रॉन, बुक गिल्स में अभी आपको एग्जाम्पल एक पढ़ाऊंगी, लिम्यूलस, किंग क्रैब होता है ये। बुक लंग्स होते हैं बेटा स्कॉर्पियंस। ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्कॉर्पियंस लिख दिया है, स्कॉर्पियंस। बिच्छू ट्रेकियल सिस्टम, इंसेक्ट्स आप ओवरऑल लिख लो, लाइक कॉकरोच। नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर इन एनसीईआरटी, द एग्जाम्पल्स आर नॉट। आप इन्हें छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ बेटा स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ठीक है मैम, वेरियस रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, एक्सक्रीशन के लिए बेटा अगेन अगर आपको कॉकरोच याद आ रहा हो तो आपको कॉकरोच का तो पता ही है, कॉकरोच में होते हैं मैल्फिगियन टिब्यूल्स। अब याद करो कहां होते हैं, हेपेटिक सीके होते थे उनके पास, जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते थे वो होते थे फोरगट और मिडगट के जंक्शन में। और मैल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं 100 से 150, येलोइश, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। सबको याद आ रहा है मैल्फिगियन टिब्यूल्स। और ये मैल्फिगियन टिब्यूल्स के अलावा, क्योंकि मैल्फिगियन टिब्यूल्स इंसेक्ट के बेसिस पर आप बोलते हो, अगर आपको एक्सक्रीशन वाला चैप्टर याद आ रहा है तो मैंने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया हुआ है बेटा, क्या बताओ, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड्स। और मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि ये प्रॉन्स में होते हैं, ये लिखा है तुमने बेटा, एक बार चेक करो, ये लिखा है तुम लोगों ने। मैं तुम्हें बीच बीच में जो भी कॉकरोच का आ रहा है ना वो थोड़ा सा याद दिला दे रही हूं, है ना। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए ऑब्वियसली मैल्फिगियन टिब्यूल्स तो होते ही हैं, मैल्फिगियन टिब्यूल्स तो होते ही हैं, पर मैंने तुम्हें एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में ये भी लिखवाया है कि दे सम ऑफ द एनिमल्स इन दिस फाइलम ऑल्सो हैव बेटा ग्रीन ग्लैंड, या इसी को बोला जाता है एंटीनरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है बच्चे, एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड। याद आ रहा है, प्रॉन्स में मैंने बताया था क्रस्टेशियंस, वेरी गुड, मैंने क्रस्टेशियंस लिखवाया था। और वहां पे भी हालांकि मैंने तुम्हें ये बताया था कि बेटा ये जो क्रस्टेशियंस है ना ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड तो फाइलम है, फाइलम के अंदर बेटा फर्दर डिवीजन होगी, क्लास आएंगे, ऑर्डर आएंगे, है ना। तो ये मैंने वहां पे बताने की भी बताया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली, भले यहां दिया हो या ना दिया हो, ठीक है ना। एक्सक्रीशन के बाद बेटा नंबर 4, एक्सक्रीशन के बाद आता है, अच्छा मैं सर्कुलेशन को तो मैंने मिस ही कर दिया, सर्कुलेशन को तो मैंने मिस ही कर दिया, सर्कुलेशन लिख देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम लिख देते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंथे का ए स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन के बाद नंबर 5, देखो इसके बाद नंबर 5 हम रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट लिख सकते थे, बट यहां पे भी ना बेटा एक तो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और यहां पे बेटा एक और चीज की बात करेंगे, सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो जब आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जस्ट लाइक बेटा एनेलिडा, दे ऑल्सो हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, दे ऑल्सो हैव बेटा डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड विच वी हैव ऑलरेडी बेटा कवर्ड इन कॉकरोच। सॉलिड डबल वेंट्रल, ठीक है ना, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड,
इसके अलावा बेटा यहाँ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। अच्छा तुम थोड़ा सा कॉकरोच को ही ध्यान में रखो ना, अगर तुम कॉकरोच को ध्यान में रखोगे तो थोड़े सेंसरी स्ट्रक्चर्स तो तुम वैसे ही बता पाओगे। क्या होते हैं इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इनके पास एंटीना होती है, इनके बड़े सारे एनिमल्स के पास एंटीना होती है, इनके पास आईज होती है, कंपाउंड आईज, वो भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके पास एक और सेंसरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा, जिससे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर द बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स बेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट आर द बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, दे विल गिव यू इन नीट एग्जाम एवरीबॉडी। हाँ तुम तो सारे कॉकरोच के भाई बहन, सारे कॉकरोच के सारे नाम बता दिए तुमने, पर अच्छी बात है तुम्हें याद है। एंड मैक्सिलरी पैल्प्स बता रहे हो, एनल सर्काई बता रहे हो तुम लोग, है ना, लेबियल पैल्प्स बता रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, ये तुमने कॉकरोच से रिलेटेड बता दिया। अब जैसे आर्थ्रोपोडा में मुझे इन जनरल लिखना है तो मैं इन जनरल ये वाली बातें लिखूंगी बेटा जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना। यू गाइज आर रिवाइजिंग और नॉट, पीछे का कंटेंट रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं कर रहे हो। देखो सिलेबस बहुत सही टाइम पे चल रहा है और बहुत सही टाइम पे खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स बचा है। और मैं तुम लोग को नलायकों पहले ही बता दे रही हूं, बोझ लेके मत आना 12वीं की क्लास में, बैकलॉग करना है, बोझ लेके मत आना, रिवीजन प्लानर बनाते रहो, तुम्हें नीट तो देना नहीं है इस साल, तो मस्त बेटा सारी चीजें कवर करके आना। इतनी मक्खन तरीके से बेटा तुम्हारा नीट एग्जाम निकलेगा ना, अगर तुमने सही से बेटा रिवाइज करके 12वीं में पहुंचो। सही पक्की वाली बात बता रही हूं बेटा, पक्की वाली बात बता रही हूं, सही में, है ना। चलो प्लानर बना लो एक, और उस प्लान को फॉलो करो पूरे वीक में ना बेटा। ऐसे रख लो 2 दिन फिजिक्स का रख लो, 2 दिन केमिस्ट्री का रख लो, 2 दिन बॉटनी का रख लो, और एक ही दिन जूलॉजी का बचा। तो ऐसे कर लो ना, बायो में 3 दिन रख लो और फिजिक्स केमिस्ट्री में 2-2 दिन रख लो, अपने हिसाब से, रिवीजन के लिए खास करके मैं बोल रही हूं, रिवीजन के लिए। और इसे वर्बली अपने मन में मत सोचो कि मैंने सोच लिया इस हफ्ते में ये करूंगा, होगा ही नहीं, वो फॉलो प्लान आउट करो, उसे लिखो एक जगह पे, और उसको प्रॉपरली प्लान करो कि मेरे को ना इस वीक जूलॉजी का ये चैप्टर करना है, या बॉटनी का ये चैप्टर करना है, या फिजिक्स का ये चैप्टर करना है। रिवाइज, बैकलॉग है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिवाइज करना है मुझे, क्योंकि ना अपना जो हिप्पोकैम्पस होता है ना बेटा, हिप्पोकैम्पस वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, जितनी बार तुम बेटा रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे। नहीं बेटा देखो पता है क्या, मेरे प्लानर देने से, अब बिना फिर तुम बात मैं लास्ट में बताऊंगी, देखो प्लानर सबका अपना अपना होता है बेटा, मैं क्या तुम्हें, मैं तो वही बताऊंगी कि बेटा अगले वीक से ना ऐसे करके डिवाइड कर ले, चैप्टर तो तेरे को करना है बेटा, तेरा कौन सा चैप्टर बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, मैंने तेरे को एक तरीका बता दिया है कि वीक में ऐसे कर ले कि 3 दिन बायो और 4 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। सब लोगों के डिफरेंट चैप्टर्स वीक पॉइंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, तो मैं सिर्फ तुम्हें ये वाला आउटलाइन बता सकती हूँ, और एक्चुअल में यही सही होता है बेटा, यही सही होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेंसरी स्ट्रक्चर्स में लिखते हैं बेटा एंटीना, सेंसरी स्ट्रक्चर्स में लिखते हैं कंपाउंड आइज, और सेंसरी स्ट्रक्चर्स में लिखते हैं स्टैटोसिस्ट। बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ये, स्टैटोसिस्ट स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा स्टैटोसिस्ट। अब देखो इसके अलावा इनके बेटा रिप्रोडक्शन, इनके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बेटा मेंशन है। अब मॉल्यूस्का और आर्थ्रोपोडा की बात यह है कि आर्थ्रोपोडा और मॉल्यूस्का में बहुत सारी चीजें बेटा मेंशन नहीं है। जैसे आर्थ्रोपोडा में रिप्रोडक्शन में इन्होंने दिया नहीं है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, वैसे ज्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इन्होंने दिया है कि यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और डेवलपमेंट में इन्होंने दिया हुआ है बेटा कि इनकी ना एक तो ओवी पैरस होते हैं ये, मतलब कि एग लेइंग होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होती है। देखो वैसे तो इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं, बट एनसीईआरटी ने जो दिया है हमें वो फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी ने दिया है कि रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन ही नहीं किया हुआ है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है वो भी मेंशन नहीं किया हुआ है। मेंशन किया हुआ है ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, और ज्यादातर एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, एग
देने वाले एनिमल्स को ओवी पैरस कहा जाता है। ह्यूमंस हम कैसे हैं? वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो वी आर बेटा वीवी पैरस। हमारे तो अंडा थोड़ी देते हैं बेटा, फिर ऐसा थोड़ी है फिर उसके ऊपर बैठेंगे, अंडा हैच करेगा, फिर आएगा हमारा सपोला सपोली, नहीं ना। हम तो वीवी पैरस है, यंग वन डायरेक्टली पैदा हो जाते हैं और फिर बेटा आ जाते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं या तो जेई की तैयारी करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गई बात, लिखते हैं बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थोड़ा बोल रही हूँ, दोनों होती है। क्या हो रहा है आज, मेरी टंग ट्विस्ट क्यों हो रही है? अरे अपन वीवी पैरस है, हम अंडे नहीं दे रहे हैं ना बेटा, हम डायरेक्टली यंग वन को पैदा कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है पर सपोले तो देते हैं, मतलब तू मान चुका है कि तू सपोला है बेटा, तेरे को कोई रोक नहीं सकता है। मान चुका है कि मैं सपोला हूं मैम, मैं इंसान नहीं हूं मैम, मैं इंसान नहीं हूं, मैं हूं सपोला। ठीक है चलो, मैं हूं सपोला, हूं एक आग का गोला। ओहो कुछ भी बोल दो मैम। नंबर 6 के बाद बनेगा नंबर 7। तो देखो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी नॉट इन एनसीईआरटी। वैसे ये यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली। फिर नंबर 8 फर्टिलाइजेशन। देन बेटा नंबर 9 डेवलपमेंट। ठीक है ना, लिखते हैं नॉट इन एनसीईआरटी। यूजुअली इंटरनल। देखो मॉल्यूस्का में ना, मॉल्यूस्का में रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो नहीं दिया हुआ, बट मॉल्यूस्का में ये दिया हुआ है कि वो उनकी सेक्सुअलिटी कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, है ना। उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ, मैं कंपेयर कर दूंगी वैसे पढ़ाने के बाद। उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, लेकिन डेवलपमेंट दोनों में दिया हुआ है बेटा। डेवलपमेंट अब देखो कंपेयर कर सकते हो कैसे, जैसे तुमने एशके एल्मेंथिस प्लैटी एल्मेंथिस को कंपेयर किया था। इसमें रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें दिया भी नहीं है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी भी नहीं दी हुई है, लेकिन मॉल्यूस्का में दिया हुआ है वो। इसमें फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, मॉल्यूस्का में फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ। इसमें डेवलपमेंट दिया हुआ है, उसमें भी डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों, उसमें होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ये भी ओवी पैरस होता है, वो भी ओवी पैरस होते हैं। इसलिए मैं कहती हूं ना कि खुद से ट्रिक्स बनाया करो। ट्रिक नहीं है ये, मतलब एक तरीका है कि आप याद रख सकते हो कि अच्छा ऐसे सोचा था हमने, है ना। तो इनमें क्या होती है बेटा, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब ये होता है एग लेइंग। एग लेइंग एनिमल्स आर ओवी पैरस। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन? डन 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 एवरीबॉडी। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। डायोसियस दिया है ना, वही मैं सोच रही थी कि यार यूनिसेक्सुअल दिया होना चाहिए, पर यार मेरे को एनसीईआरटी में क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी आपको बोल भी रही थी कि यार ये यूनिसेक्सुअल होते, कहां है यार, दे आर मोस्टली डायोसियस। वही तो ठीक है दिख गया मोस्टली, और यही दिया है ना मोस्टली यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब पता है क्या है कि दोनों होते हैं एक्चुअल में, पर एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है ना हम वही करेंगे, मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। लोकोमोशन होती है डेफिनेटली इसमें, पर हमें लिखनी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग से दी नहीं है। अब बेटा देखो इसके एग्जाम्पल्स जो है ना,
इसके एग्जाम्पल्स जो है ना ये अलग तरीके से दिए हुए हैं बाकी फाइलम्स के मुकाबले। जैसे इसमें नंबर 1 में अगर आपको कैटेगरी बताऊं तो नंबर 1 में आपको कैटेगरी बताऊंगी इंसेक्ट्स एज वेक्टर्स। मैं क्या बताऊंगी? इंसेक्ट्स एज वेक्टर्स। कोई बताना पसंद करेंगे? मोहतरमा या महाराज जी कोई बताएंगे कि ये वेक्टर्स होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? वेक्टर होते क्या हैं? कभी मैंने तुम्हें बताया वेक्टर्स? हाँ, जैसे बेटा अगर आप देखोगे ना कि किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैदल जा सकता है बेटा। पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए है मेरे पास। तो अगर हम बेटा गाड़ी से जाते हैं तो मेरी गाड़ी जो हो जाएगी वो क्या है? व्हीकल है, वेक्टर है एक तरीके से। व्हीकल क्यों है? वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प कर रही है। सो दैट इज अ व्हीकल। जा तो मैं पैदल भी सकती थी ना, लेकिन मैं क्यों जाऊं बेटा? व्हेन आई हैव सवारी नहीं, आई हैव द गाड़ी एंड आई एम द सवारी। ओके जी। अब सुनो यार, सुनो, यहां पे व्हीकल, यहां पे वेक्टर जो है वो बीमारी फैलाने वाली एजेंट्स को कैरी करता है बेटा। अगर कल को बेटा किसी को मलेरिया होता है तो मलेरिया फैलाने वाला जो कीटाणु है वो मलेरिया फैलाने वाला जो जिससे मलेरिया होता है दैट्स अ प्रोटोजोआ, दैट इज अ प्लाज्मोडियम। मान लो बेटा एक है पिंकी और एक है रिंकी। ओके एक है पिंकी और एक है रिंकी, ठीक है ना। तो ये जो पिंकी है ना इसको है मलेरिया क्योंकि इसके खून में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। तो देखो इसको तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रही हूं क्योंकि अक्सर बच्चे ना इसको गलत समझ लेते हैं बेटा, अक्सर गलत समझ लेते हैं। पिंकी को है मलेरिया। पिंकी को मलेरिया क्यों है? क्योंकि पिंकी के बॉडी के अंदर बेटा एक पैथोजन पाया जाता है जो 12वीं क्लास में तुम पढ़ोगे, जिसको बोला जाता है बेटा क्या? जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। जिसको बोला जाता है क्या बेटा? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। अब देखो इस पिंकी को तो मलेरिया है, अब इस रिंकी को भी ना मलेरिया हो गया। क्यों पता है? क्योंकि इस पिंकी को एक मच्छर ने काटा। जब पिंकी को मच्छर ने काटा ना बेटा तो इस पिंकी के खून में से वो चीज बेटा मच्छर के अंदर चली गई। कौन सी चीज मच्छर के अंदर चली गई बेटा? प्लाज्मोडियम। और जब उस मच्छर ने बेटा पिंकी को काटने के बाद रिंकी को काटा तो रिंकी को हो गया मलेरिया। समझे? एक जगह से दूसरी जगह आपने कैरी किया। किसको कैरी किया? इस पैथोजन को जिससे बीमारी फैल रही थी। मेरी बात समझिएगा, वेक्टर और पैथोजन में फर्क है। तो मच्छर एक व्हीकल है, मच्छर एक वेक्टर है, और यहां जो वेक्टर होता है बेटा वो वेक्टर होता है आपका फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। क्या होता है बेटा? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। और हर फीमेल मच्छर ही बाइट कर सकती है क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आपके खून को बेटा निकाल सके। जो मेल्स होते हैं उनके माउथ पार्ट्स ऐसे नहीं होते। मेरी बात आपको समझ में आई? हम बोल तो देते हैं कि एनोफिलीज की वजह से मलेरिया हो रहा है। अरे भाई एनोफिलीज की वजह से थोड़ी हो रहा है। उस बेचारी की क्या गलती बेटा जो तुम उस पर दोष डालते आ रहे हो इतने सालों से? उस बेचारे ने तो सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ एक प्लाज्मोडियम को पिंकी से रिंकी में ट्रांसफर किया है या रिंकी से टिंकी में ट्रांसफर किया है ना? समझ रहे हो ना? तो मच्छर एक वेक्टर है, गाड़ी है, वो तो सिर्फ फैलाने का काम कर रही है बेटा, इसीलिए वो वेक्टर है। इसी प्रकार से डेंगू और चिकनगुनिया जब बेटा जोड़ों में बड़ा दर्द करता है, आंखों के पीछे बेटा बहुत दर्द करता है, टेस्ट चला जाता है, मौत आती है एक्चुअल में बेटा। डेंगू और चिकनगुनिया एक्चुअल में वायरसेस की वजह से होते हैं, पर उस वायरस को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने का काम एक मच्छर करता है, फीमेल एडीज मस्कीटो। उसी प्रकार से बेटा एलिफेंटियासिस के बारे में आप बेटा पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में, जो मैं आपको बता भी रही थी। एलिफेंटियासिस की भी जो पैथोजन होती है उसको कैरी करने के लिए बेटा एक वेक्टर होता है, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। यहां तो वैसे देखो बीमारियों के नाम नहीं दिए हुए, बट क्योंकि आप जब नीट दोगे
तो नीट तो बेटा 11th-12th कंबाइंड आती है ना, तो वहां पे तो आपसे कंबाइन करके ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लोगों को बेटा मेरी ये कहानी पसंद आई, पिंकी और रिंकी और टिंकी की, तो बेटा बना दीजिए एक थम्स अप। यस, चलिए, बहुत मलेरिया खिला लिया बेटा हमने। चलिए, इंसेक्ट एज वेक्टर्स में हम करते हैं बेटा क्या, हम करते हैं क्या, नंबर 1, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूं मलेरिया, बट ये आप समझ गए कि मलेरिया फैला रही है, सिर्फ करवा नहीं रही है, मतलब पैथोजन को फैला रही है, ठीक है ना। फिर आती है फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो व्यूचेरियासिस, या एलिफेंटियासिस। फिर आती है फीमेल एडीज मस्कीटो, ये करवाती है डेंगी एंड चिकनगुनिया। लेकिन मेरे प्यारे सपोलो, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा बीमारी को, पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम नहीं कर रहे। अच्छे भी होते हैं, और जब ये अच्छे होते हैं, जब भी कोई अच्छा होता है बेटा, तो आप उनका फायदा उठाते हैं, आप उनका फायदा उठाते हैं बेटा। यहां पे भी हम नंबर 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है भैया, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, जब तक तो नॉर्मल तरीके से बेटा हो चीजें, तब तक कोई दिक्कत नहीं है नेचुरल चीजों से, लेकिन लोगों को जैसे ही बेटा पैसा बनने लगता है, तो लोग फिर इनका मिसयूज करते हैं ना। खैर, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में दिया हुआ है, जैसे कि साइंटिफिक नेम एपिस, एपिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। और हनी बी से आपको ये तो चीज समझ में आ रही है कि आपको ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्यों लगी, इससे हनी मिलता है। और पता है, हनी के अलावा एक और प्रोडक्ट होता है जो कई सारे जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, दैट इज बी वैक्स। बी वैक्स बेटा, बी वैक्स। चिकन पॉक्स के बारे में क्या बताऊं बेटा, जब चिकन पॉक्स दिया ही नहीं है। तो बी वैक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट बेटा, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एपिस, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, स्पीशीज होती है, आपको स्पीशीज का नाम नहीं लिखना। एपिस इज द हनी बी, जिससे हनी और बी वैक्स मिल रहा है। बी वैक्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, और हनी तो आयुर्वेदा सिस्टम में आप बेटा कितना पढ़ते हैं हनी की इंपॉर्टेंस। फिर एक आती है बेटा बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं इसे, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स इज एक्चुअली द सिल्क वर्म। तो जो आप सिल्क की साड़ी पहनते हैं, मम्मी पहनती है आई मीन, और जो आप सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, है ना, दैट सिल्क इज बेटा द प्रोडक्ट ऑफ द सिल्क वर्म। फिर आता है लैसीफर, लैसीफर इज कॉल्ड एज लैक इंसेक्ट, लैसीफर इज कॉल्ड एज बेटा लैक इंसेक्ट। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक, लैक का इस्तेमाल किया जाता है, लाख, बैंगल्स, बैंगल इंडस्ट्री में, चूड़ियां, बैंगल इंडस्ट्री में बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैसीफर से निकला हुआ प्रोडक्ट लैक। सो दीज आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, दीज आर इंसेक्ट एज वेक्टर्स। फिर एनसीईआरटी ने एक और कैटेगरी दे रखी है, ग्रीगेरियस पेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस पेस्ट? ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं, झुंड, ग्रुप में रहते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रुप। अटैक भी हुआ था बेटा एक बारी इसका, टिड्डे का अटैक, याद है? कोविड के बाद ही, आई थिंक कोविड के ड्यूरिंग ही, प्रेजेंट इन ग्रुप। लोकस्टा, लोकस्टा इज द लोकस्ट, लोकस्टा ही नाम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम है ना। और इसके अलावा बेटा जो भी, अच्छा लिम्यूलस भी एक दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ ना इसका, या लोकस्टा लोकस्ट दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं लोकस्टा लोकस्ट।
इसके अलावा बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार, बटरफ्लाई हो गई, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, है ना, आपके प्रॉन्स हो गए, कितने सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं जो आर्थ्रोपोडा के हैं। आपको वो अलग से अब लिखने की जरूरत नहीं है, जो डायग्राम में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। इसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, मैं साइड हो जा रही हूं, आप नोट कीजिए। लिम्यूलस, लिम्यूलस क्या होता है? किंग क्रैब। मैंने लिम्यूलस के बारे में लिखवाया ना, बुक गिल्स होते हैं, किंग क्रैब। एक तो पहले आपको साइंटिफिक नेम पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ कि कॉमन नेम क्या है। तो लिम्यूलस इज द किंग क्रैब। बेटा किंग क्रैब को पता है क्या बोला जाता है? किंग क्रैब को बोला जाता है लिविंग फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं कोई मुझे बताएगा? फिर मैं आपको बेटा लिविंग फॉसिल बताऊंगी, लिविंग फॉसिल मैं आपको बताऊंगी, बट मुझे आप ये बताइए व्हाट इज अ फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? उसके साथ लिविंग जुड़ जाता है तो क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज अ फॉसिल? लिम्यूलस इज बेटा एक्चुअली द किंग क्रैब। बताइए बताइए, यस एवरीवन। रिमेन्स, हिस्टोरिकल प्रूफ, डेड रिमेन्स, डायनासोर। ये डोरेमोन कौन लिख रहा है? डेड रिमेनिंग। अच्छा देखो, आपने यहां तक नोट कर लिया है ना? जब इन जनरल हम फॉसिल्स के बारे में कहते हैं, जैसे कई लोगों ने डायनासोर लिखा, डेड रिमेनिंग, ये वो, यार देखो, जब हम डायनासोर्स की बात करते हैं, किसी ने डायनासोर देखा है क्या? नहीं, मूवीज को नहीं मैं बोल रही हूँ, रियल में किसी ने डायनासोर्स देखे हैं? नहीं। कैसे पता चला कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं आज के डेट में? क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं। अच्छा ठीक है, सही बात है मैम। ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या हम हमेशा से ऐसे मॉडर्न मैन दिखते थे? नहीं, हम पहले चिंपैंजीज, गोरिल्ला जैसे चलते थे, बहुत हैरी बॉडी होती थी। कैसे पता, कैसे पता कि हमारा एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा? कभी ड्रायोपिथिकस थे, रामापिथिकस थे, कैसे पता चला? क्योंकि फॉसिल्स मिलते हैं। एंड फॉसिल्स जरूरी नहीं है कि किसी का, पता है, कंप्लीट एनिमल का भी प्रिजर्वेशन हो सकता है एज अ फॉसिल। उसके सिर्फ हड्डी का भी प्रिजर्वेशन हो सकता है ना? हो सकता है कि उसके कोई सॉफ्ट पार्ट बेटा आइस में प्रिजर्व हो गया हो सकता है उसका कोई फुटप्रिंट प्रिजर्व हो गया हो। इन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं, जो हमें एक्चुअल में ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, कि कई साल पहले कुछ एनिमल्स एग्जिस्ट करते होंगे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं शायद। दीज ऑल आर कॉल्ड एज बेटा फॉसिल्स। इवन पता है किसी का एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी फॉसिल होता है, ठीक है ना? लिविंग फॉसिल एक ऐसा एनिमल है, देखो फॉसिल्स यूजुअली डेड होते हैं। फॉसिल्स जब आप बोल रहे हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप लिविंग फॉसिल किसी को बोलते हो तो ये वो एग्जाम्पल होता है जिसका मतलब है ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कई मिलियन ईयर्स पहले जैसा एग्जिस्ट करता था, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब पता है क्या है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई बदलाव ही ना हुआ हो इतने सालों में, यानी कि उसमें कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। देखो ह्यूमन इवॉल्व कर गए, अदर एनिमल्स इवॉल्व कर गए, लेकिन वो इवॉल्व नहीं कर पाया। उसमें जैसे स्ट्रक्चर्स कई साल पहले थे, आज भी उसके अंदर वही स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और इसीलिए उसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। समझ में आ गई बेटा बात? उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना? तो एक अलग से एग्जाम्पल और लिख लीजिए, बाकी बटरफ्लाई शटरफ्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। लिमुलस इज बेटा किंग क्रैब, एंड दिस इज एक्चुअली अ लिविंग फॉसिल। इट इज एक्चुअली अ, दे दीजिए भैया, थैंक यू भैया। इट्स एक्चुअली अ लिविंग फॉसिल, मतलब एनिमल in which no evolution has occurred, no evolution मतलब it is the same today like it was
like it was million years ago. डन कर लीजिए। तो इसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। अब बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर हम क्या करेंगे बेटा, मॉल्यूस्का से शुरुआत। ओके डन डना डन डन कर लीजिए, डन डना डन डन। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा मॉल्यूस्का से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फाइलम। अच्छा देखो, ये स्कॉर्पियन बनाया हुआ है, ये प्रॉन बनाया हुआ है, ये बटरफ्लाई बनाई हुई है, ये लोकस्टा बनाया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया दैट इंक्लूड्स बेटा इंसेक्ट्स। Over 2/3 of all the named species on earth are arthropods. ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेड होते हैं। एंड इनकी बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, और इनकी बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जिनसे इनका नाम आया हुआ है बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीने, आईज, स्टैटोसिस्ट यानी कि बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन माल्फिगन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, इवन ग्रीन ग्लैंड एंड बेटा एंटीनरी ग्लैंड्स। मोस्टली डायोशियस होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल दिख रही है बेटा। ज्यादातर एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल्स आप देख लो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट एज वेक्टर्स एंड ग्रिगेरियस पेस्ट एंड बेटा लिविंग फॉसिल, ठीक है ना। डन डनाडन डन हो गया है तो बेटा एक थम्स अप दे दीजिए। अगला बेटा देख पा रहे होगे सेकंड लार्जेस्ट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और इसके ये जो एग्जांपल्स दिए हुए ना बेटा, यहां से क्वेश्चंस भी देते हैं ये। तो अभी तक आपने, वैसे इसके भी एग्जांपल्स थे, जैसे आपने तो पहली बार ही सुना होगा ना बेटा, एनोफिलीज, पता नहीं मुझे आपने कितना सुना है कि नहीं। एनोफिलीज हो गया, क्यूलेक्स मस्कीटो हो गया, या एडीज मस्कीटो हो गया, बट इसके एग्जांपल्स है आपके। अब फिर आप देखोगे काइनोडर्मेटा में 5 एग्जांपल्स है, और हेमीकॉर्डेटा में तो 2 ही एग्जांपल्स है, और वो तो नाम से ही पता चल जाता है कि वो हेमीकॉर्डेटा है, वो इतने इजी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बेटा द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम मॉल्यूस्का। आपने कभी ना कभी ये फाइलम मॉल्यूस्का का एक एनिमल तो अपने आसपास देखा ही होगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेल्स। सबने स्नेल्स देखे कि नहीं? बारिश के मौसम में थोड़ा ज्यादा दिखते हैं स्नेल्स, और इनके नाम का सिग्निफिकेंस क्या है? मॉलिस। इनके नाम में मॉलिस्का में जो मॉलिस है, मॉलिस का अर्थ होता है सॉफ्ट बॉडी। सो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, मॉलिस से आया है मॉल्युस्का, ठीक है ना। ये नो यस किस बात के लिए लगा रखा है? मैंने कुछ पूछा था क्या? ठीक है ना। मॉलिस यानी कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है ना। नहीं देखा है? तुमने देखा क्या है बेटा? रीलों के अलावा तुमने देखा क्या है? तुम्हारी जनरेशन रील से बाहर निकलेगी तभी तो कोई स्नेल देख पाएगी। रील के अंदर ही पड़े रहते हो, फिर कहते हो मैंने तो स्नेल देखा नहीं है। कैसे देखोगे बेटा? खुद तो स्नेल बन के घर में बैठे पड़े हो, तुम चिपके पड़े हो सरफेस से। उठो, जिंदगी से बाहर आओ तो असली का स्नेल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आए बड़े स्नेल नहीं देखा है, स्नेल नहीं देखा है। अभी देखो ये जो स्नेल है ना बेटा, इसको मैं अभी बना के बताऊंगी। तो वेरी वेरी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी बॉडी को अगर टच करोगे सो वेरी वेरी सॉफ्ट बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड एज मॉल्युस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ऑफ कोर्स दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना। और ये तो झूठ मत बोलो
ये तो झूठ मत बोलो। हाँ हाँ, चलो 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 आओ, देखो पहले पहले इधर आओ। हम कह रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहले मैं इसकी शक्ल बनाऊंगी, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मॉल्यूस्का सबसे बड़ा, ये सेकेंड लार्जेस्ट। और हम कहते हैं बेटा इसमें कि बॉडी डिविजिबल इंटू हेड, विसरल हम्प या विसरल मास, विसरल हम्प या विसरल मास, एंड देन बेटा यू हैव मस्क्यूलर फुट, ठीक है ना। शौर्य बेटा कभी उसके अंदर जिंदा ऑर्गेनिज्म भी हुआ करता था, अब नहीं है, वो अलग बात है। अब बेटा एक स्नेल की शक्ल बनाते हैं, मस्त सा क्यूट सा स्नेल बनाते हैं, और फिर बेटा हम ना इन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसकी मुंडी थोड़ी छोटी कर देते हैं, बहुत बड़ी मुंडी बन गई इसकी। और बनाते हैं इसका शेल, और शेल पे करेंगे थोड़ी सी पेंटिंग। तभी तो सुंदर स्नेल बन पाएगा बेटा। अब बनाते हैं बेटा इनके टेंटिकल्स। अब इनका बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिर बनाते हैं इनकी फेदर लाइक गिल्स। ठीक है ना। पहले मैं इनके बेसिक पार्ट्स को लेबल करूंगी, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो बताइए, और नहीं बनाया तो साथ साथ बनाइए, ठीक है ना। देखो ये हमने बनाया छुटकू सा बेटा स्नेल, और मैं पहले तो इसकी बॉडी आपको दिखा देती हूं कि कैसे आपने इसकी बॉडी को जो डिवाइड किया है। दिस इज द नंबर 1 पार्ट ऑफ मॉल्यूस्कास बॉडी, हेड। ये जो बेटा इसकी पीठ दिख रही है ना इतनी ऊंची सी, इसे बोला जाता है विसरल मास या विसरल हम्प, विसरल मास या विसरल हम्प। और जिसकी मदद से ये खिसक खिसक के जाते हैं बेटा, इसे बोला जाता है फुट, द मस्क्यूलर फुट। इसको बोला जाता है मस्क्यूलर फुट। सबसे पहली चीज तो बेटा हमें यही पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो हमें यही पता होनी चाहिए कि इनके ये 3 पार्ट्स कहां कहां है। हेड क्या है, हम्प क्या है, हम्प जो इसका विसरल हम्प है। इसे विसरल क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि इस एरिया में आपको सारे विसरल ऑर्गन्स दिखते हैं, विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इसीलिए उसको विसरल मास या विसरल हम्प कहते हैं। और नीचे आपको दिख रहा है मस्कुलर फुट। देखो एक चीज जो डायग्राम में लेबल नहीं की हुई है,
बट थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की हुई है, वो स्ट्रक्चर है मेंटल। अभी बेटा मेरी लेबलिंग को देखिएगा, ये जो इनका विसरल मास है ना, इस कलर से नहीं बनाती, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ग्रीन कलर से बनाती हूं। ये जो इनका विसरल मास है ना, इनफैक्ट हेड रीजन तक भी, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है बेटा क्या, इसे बोला जाता है मेंटल, इसे बोला जाता है मेंटल। मेंटल इज अ सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन दैट कवर्स द विसरल हम्प एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द हेड। हेड के ऊपर भी हुड बनाता है ये, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने तो सिर्फ इसके बारे में जो मैं आपको बता रही हूं, है ना। क्या बोला बेटा मैंने कहा कि एक लेयर होती है जिसे कहते हैं मेंटल, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखी है, दिस इज मेंटल। मेंटल के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन that covers the visceral mass, इसे बोला जाता है द मेंटल। और ये जो आपको दिख रहा है ये शेल है, शेल किसी किसी मॉल्यूस्का में होता है, किसी किसी मॉल्यूस्का में नहीं होता है। शेल जरूरी नहीं है कि सब में हो, किसी किसी मॉल्यूस्का में शेल दिखता है आपको, किसी किसी मॉल्यूस्का में नहीं दिखता है। अगर किसी में आपको शेल दिख रहा है ना, उसको सिक्रीट कौन करता है, ये मेंटल उसको सिक्रीट करता है। मेंटल क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है स्किन की जो कवर कर रही है आपके विसरल मास को, विसरल हम्प को, ठीक है ना। और ये जो बेटा मेंटल है ना, इस देखो अब मैं बनाती हूं, एक सेकेंड, इसको ग्रीन नहीं बनाना था, इसको व्हाइट। इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी होती है। अब मैं डायग्राम में जितना दिखा पा रही हूं बेटा, मैं वो उतना दिखा रही हूं। एक स्पेस होता है बेटा जो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में होता है। जैसे मैंने ये स्पेस यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने क्या बोला, मेंटल जो लेयर है, स्किन की लेयर है विसरल हम्प के ऊपर, उस मेंटल और विसरल हम्प के बीच में ना बेटा एक स्पेस होता है जिसे बोला जाता है मेंटल कैविटी। देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मेंटल एंड द हम्प। उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। और उस मेंटल कैविटी में इनके पास गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स, फेदर के जैसे गिल्स होते हैं। वो गिल्स इनके सिर्फ रेस्पिरेशन में मदद नहीं करते बल्कि एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। तो ये जो मैंने बना रखा है स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी इज अ स्पेस between mental and hump. It has feather like gills. बेटा इन feather like gills का नाम भी होता है, टिनिडिया बोलते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ नाम तो मैं इनके नाम को नहीं लिखवा रही हूं, सिर्फ ये लिखवा रही हूं कि feather like gills होते हैं। जो मैंने ये ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, these are the gills। और आगे एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया हुआ है कि ये गिल्स जो होते हैं ना बेटा, ये गिल्स इनके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और ये गिल्स इनके बेटा एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। यहां तक इस डायग्राम में अभी तो कोई समस्या बेटा? ये क्या बनाया पता है मैंने तुम्हें एक विसरल ऑर्गन दिखाने की, मतलब मैंने एलिमेंट्री कैनाल दिखाने की कोशिश की है। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। मेरे को इस डायग्राम में तुम्हें एक चीज और बतानी है, बस एक चीज और बतानी है जो क्वेश्चन में 100% पूछी जा सकती है, 100% बेटा पूछी जा सकती है। एंड दैट स्ट्रक्चर आई वांट टू टेल यू गाइज इज रेड्यूला। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? रेड्यूला। रेड्यूला क्या होता है इनके बेटा? रेड्यूला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से एसोसिएटेड होता है। याद है मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि मस्कुलर फैरिंग्स, a well developed muscular pharynx is present associated with the elementary canal of Escherichia helminthes. Radula is a characteristic feature of mollusca. File like rasping, file like मतलब बहुत ही शार्प एक ऑर्गन होता है जो इनके माउथ में होता है फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेड्यूला। होता भी तो शार्प है।
तो मान लो कि ये मैंने अगर माउथ बनाया तो माउथ के अंदर है ये स्ट्रक्चर, मान लो ऐसा क्या बनाया है मैंने। एक्चुअली मैं इतना नहीं बनाऊंगी तो तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये क्या है बेटा, रेड्यूला। डन कर लीजिए। फिर हम बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ेंगे। फॉर फीडिंग, यस इट हेल्प्स इन फीडिंग, एब्सोल्युटली राइट। डन 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 कर लीजिए बच्चों। फिर हम मूव करके जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके बेटा ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ही करने थे हमें, अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। जब बन जाए तो थम्स अप दे दीजिएगा बेटा। डन। चलिए लिखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा। बोर्ड को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। उस साइड में लिखेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस साइड में लिख रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हैबिट और हैबिटेट पानी में भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, मरीन वाटर भी हैं, टेरिस्ट्रियल भी हैं। लैंड स्नेल्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल। पानी में बेटा ऑक्टोपस है, पिंक पर्ल ऑयस्टर्स हैं, कितने सारे पानी में वाले एग्जाम्पल्स है बेटा। एक्वेटिक भी हैं एंड टेरिस्ट्रियल भी है। क्योंकि टेरिस्ट्रियल अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता तो मैं लिख दे रही हूं लैंड स्नेल। अब बेटा मैं ना डायरेक्ट लिख रही हूं, देखो ऐसे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilaterally symmetrical body, bilaterally symmetrical body, triploblastic, triploblastic, then beta eucoelomate, eucoelomate, symmetry, germ layer, coelom, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज कुछ छूट रही है ना, मतलब मेटामेरिज्म तो एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड, बट एक और पॉइंट है ना जो छूट रहा है, कोई मुझे बताएगा। 7th में मैं लिखूंगी नो मेटामेरिज्म, नो मेटामेरिज्म, और 8th में मैं लिखूंगी नो नोटोकॉर्ड। बॉडी प्लान छूट रहा है, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। ठीक है, डन। चलो अब करते हैं बेटा क्या इसकी फिजियोलॉजी, इसकी करते हैं फिजियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन रेड्यूला के बारे में लिखना है और इसीलिए मैं इसको कर रही हूं स्टार मार्क, क्योंकि ऐसे पॉइंट से हमेशा सवाल बनते हैं। अगर कोई ऐसा फीचर है जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो हम लिखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेड्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड्यूला, a file like, a file like, file मतलब very sharp, rasping organ, rasping organ present in mouth, present in mouth for feeding। क्लियर है, इजी।
रेस्पिरेशन के लिए तो गिल्स है बेटा, जो मैंने आपको बताया मेंटल कैविटी के अंदर जो गिल्स मौजूद है वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं और वो बेटा एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, तो गिल्स हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, वैसे अगर आप एनसीईआरटी चेक करो तो एनसीईआरटी ने दिया होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन इनमें ओपन क्लोज दोनों होता है। मैं फिर भी देखती हूँ यहां दिया है ऐसा, यहां तो मेंशन ही नहीं किया है, पीछे टेबल में दिया होगा। बट बेटा ये एक ऐसी कैटेगरी है, देखो मोस्टली इनमें भी क्लोज्ड ही होता है, ओपन ही होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैं लिख भी दे रही हूं मोस्टली, लेकिन इनमें ओपन क्लोज्ड दोनों है। अब मैं आपको बता देती हूं क्लोज्ड किस में होता है, हमने लिखा भी हुआ है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिफेलोपोड मॉल्यूस्का। तो दो कैटेगरी में आप मॉल्यूस्का को डिवाइड कर सकते हो। एक कैटेगरी होती है नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का, जो 70% यही होते हैं, 70-80%, रिमेनिंग 20% हो गए बेटा आपके सिफेलोपोड। सिफेलोपोड का मतलब क्या होता है? सिफेलोपोड का मतलब क्या होता है? ऑक्टोपस को इमेजिन करो। मैंने सुना कि कई कार्टून्स बेटा वापस आ रहे हैं, पता नहीं अब आ रहे हैं कि नहीं। एक कार्टून हुआ करता था, ब्लू ऑक्टोपस बेटा था ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड की दो दोस्त थे, एक था हेनरी और एक दोस्त थी बेटा डेजी, ठीक है ना। इतना अच्छा कार्टून, मेरे और मेरे भाई का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स होता था। मेरे को अगर आप आज भी बोलोगे मैं ऑसवर्ल्ड देखना चाहूंगी क्या, मैं ऑसवर्ल्ड 100% देखना चाहूंगी। मैंने देखे भी है, उसमें एक गाना है, वो लोग, मैं हिंदी में देखती थी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली। तो उसमें वो लोग कैंपिंग पे गए होते हैं, कैंपिंग, और बारिश हो जाती है तो बाहर वो कैंपिंग कर नहीं पाते हैं। जब वो कैंपिंग पे जाते हैं तीनों, तो लोग वापस आ जाते हैं घर पे और घर पे कैंपिंग करते हैं। तुम ना इसको गूगल करके देखना, उतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी इस गाने की और इस एपिसोड की, बट दिख तो जाएगा जैसे मैं गा रही हूं वैसा ही है। तो घर में बैठ के वो लोग घर पे ही टेंट लगाते हैं और फिर घर पे गाना गाते हैं, गए थे कैंपिंग लौट आए वापस होने लगी जो बारिश टिप टिप। क्या प्यारा गाना बनाता था वो ऑक्टोपस, मतलब ऑसवर्ल्ड, ठीक है ना। और एक उसका एपिसोड था गोकार्ट का, तो उसने बड़ी सिंपल सी गोकार्ट रेस होने वाला था, है ना। उसने सबसे सिंपल गोकार्ट बनाई, सबने फैंसी गोकार्ट बनाया, उसके हेनरी ने, डेजी ने, सब लोगों ने बड़ी फैंसी गोकार्ट बनाए। ऑसवर्ल्ड का गोकार्ट था बड़ा सिंपल, तो उसको दूसरों को देख के लग रहा था हाय मेरा तो इतना खराब है। बार बार वो दूसरों का देखने जाता था, कहते थे यार इसका तो बहुत अच्छा है, मेरा ही खराब है। पर आखिर में कौन जीतता है बेटा? आखिर में जीतता है ऑसवर्ल्ड। मैं तुम्हें क्यों कहानी बता रही हूं ये। और उसमें भी गाना है, चलो गोकार्ट चलो, चलो गोकार्ट चलो, चलो गोकार्ट चलो ठीक है ना। डोरेमोन भी मैं देखती थी, और मैं डोरेमोन और हथौड़ी तो बाद में आए हैं बेटा, है ना। मैं देखती थी स्कूबी डू, मैं देखती थी स्वीट लाइफ ऑफ, वो तो चलो जैक एंड कोडी वो तो अलग है। रीसेस देखती थी मैं, और फिर मैं देखती थी यही जो मैंने आपको बताया, मैं पोकेमॉन देखती थी, फिर मैं ऑसवर्ल्ड देखती थी, पिंगू देखती थी, थॉमस एंड इंजन्स देखती थी, और फिर मैं बॉब द बिल्डर देखती थी, नॉडी देखती थी। चलो चलो मैम इमोशंस में बह गए हैं। यस बेटा, कोई मुझे मेरे चाइल्डहुड में वापस ले जाओ बेटा क्यों हम बड़े हो गए बेटा, मुझे कोई ले जाओ, वहां ले जाओ। नॉन सेफेलोपोड एंड सेफेलोपोड, मैं बात कर रही थी बेटा ऑक्टोपस की, यानी कि मैं बात कर रही थी बेटा ऑसवर्ल्ड की। तो अगर आप ऑसवर्ल्ड को ध्यान से देखे होंगे, वो ब्लू कलर का एक ऑक्टोपस था। तो बेटा अगर आप यहां पे भी कुछ एनिमल्स को देखोगे ना, तो उनकी बॉडी ऐसी दिखती है, ऐसा लगता है उनके सर पर ही पैर हैं। एक्चुअल में सेफेलो का मतलब होता है हेड, पॉड का मतलब होता है अपेंडेज। सेफेलो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ बेटा बता रही हूं। देखो मैं ऑसवर्ल्ड देख नहीं पाती, इसीलिए ये ऑक्टोपस जो है दुखी है थोड़ा। तो सेफेलो का क्या मतलब है? सेफेलो का मतलब होता है हेड, हेड के ऊपर ही पॉड है, मतलब अपेंडेज। और ऐसे एनिमल्स जो आपको मॉल्यूस्का में दिखते हैं, उन्हें सेफेलोपोड मॉल्यूस्का कहा जाता है, उन्हें सेफेलोपोड मॉल्यूस्का कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। और जो बाकी जितने भी ऐसे नहीं दिखते हैं वो नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का होते हैं। तो दोनों तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। क्या बेटा आज मैं घर जाके अब कार्टून देखूंगी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन के लिए भी बेटा ये फेदर लाइक गिल्स,
These feather like gills, they are going to help in excretion. फिर बात करते हैं बेटा इनमें रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, जो कि आई थिंक एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन आर्थ्रोपोडा में दिया हुआ है, तो कंपेयर ही कर लेते हैं यहीं पे बेटा कि उसमें रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिया था, यहां पे भी नहीं दिया है, वो भी मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये भी मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये वाला पॉइंट दोनों का सेम है, ये भी डायोशियस होते हैं ज्यादातर, ये वो भी डायोशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअली दिया है ना बेटा, एक बार चेक कर लीजिए, मोस्टली डायोशियस दिया होगा। फर्टिलाइजेशन इनमें नॉट इन एनसीईआरटी, उसमें दिया हुआ है बेटा क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट बेटा यूजुअली इनडायरेक्ट होता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिए हुए हैं, उसमें भी ओवीपैरस, इसमें भी ओवीपैरस, उसमें भी ओवीपैरस, इसमें भी ओवीपैरस। तो कंपेयर कर लो बेटा, वो भी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल बेटा, उसमें फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ बेटा, है ना। उसमें डेवलपमेंट बोथ दी हुई है, इसमें डेवलपमेंट बेटा दी हुई है यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओवीपैरस। डन। रॉन्ग? अरे यूजुअली मोस्टली एक ही बात है, यूजुअली मतलब ज्यादातर वही है ना। वीरेन बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरे साथ रॉन्ग हो जाएगा भाई। पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में पढ़ोगे, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड है क्या, है तो हम कर लेते हैं यार, अगर सेंसरी स्ट्रक्चर्स दिए हैं तो कर लेते हैं यार। वही हेड हैज टेंटिकल्स, सिर्फ टेंटिकल्स दिए हुए हैं यार, कोई नहीं लिख लो। वैसे और भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इन्होंने एक ही दिए हुए हैं, मैं इधर लिख देती हूं बेटा, इन्होंने तो सिर्फ टेंटिकल्स दिए हुए हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स में इन्होंने सिर्फ टेंटिकल्स दिए हुए हैं, कोई नहीं, इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा व्हाट, एग्जाम्पल, खूब सारे एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। ओके, हेड विद टेंटिकल्स, यस एब्सोल्युटली हेड विद टेंटिकल्स। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा, चलिए एग्जाम्पल्स का कोई और उपाय नहीं है, एग्जाम्पल्स तो बेटा आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसको बहुत सारे बच्चे कहते हैं पीला, बट ये नहीं है पीला बेटा, ये है पाइला। पाइला इज एप्पल स्नेल, ओके, नॉट पीला बेटा, एप्पल स्नेल बुरा मान जाएगा, दिस इज पाइला, ओके। एंड देन यू हैव डेंटेलियम, डेंटेलियम इज elephant tusk shell, elephant tusk shell. Then you have beta aplysia, एग्जाम्पल्स बेटा सबसे जरूरी, एप्लाइशिया इज सी हेयर, HARE वाला सी हेयर। देन यू हैव पिंक टाडा, पिंक टाडा इज पर्ल ऑयस्टर, इट इज द पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। देन यू हैव ऑक्टोपस, octopus is devilfish, devilfish. Then you have sepia, sepia is cuttlefish, cuttlefish. Then you have Chaetopleura, Chaetopleura is chiton. बेटा कोई एग्जाम्पल छूटा है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, कोई एग्जाम्पल छूट रहा है तो बता दीजिए, वैसे तो मैं खुद ही चेक कर लूंगी, बताइए।
बताओ मेरे सपोलो, बताओ 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 बताओ। पाइला, पिंकटाडा, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, प्लाइशिया, डेंटेलियम, कीटोप्ल्यूरा। वाओ मैम, यू आर अमेजिंग। लॉलिगो, अच्छा लॉलिगो मैंने पढ़ा, लॉलिगो इज स्क्विड। मैम यू आर अमेजिंग, फिर भी यू आर अमेजिंग। स्क्विड, दैट्स इट। देखिए बेटा, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूं, आप चाहे जितने मर्जी कैरेक्टर्स याद कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे, ये सीरियस नोट पे मैं बता रही हूं, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द एग्जाम्पल, सारा मामला हो जाएगा गोल, अन्ना नंबर आएगा फिर। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है अप्लाइशिया हैज रेड्यूला, तो तुम्हें बेटा क्वेश्चन मार्क बनेगा दिमाग के अंदर। अगर पता ही नहीं है अप्लाइशिया इज सी हेयर एंड सी हेयर बिलोंग्स टू मॉल्यूस्का, तो तुम उस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे। So you have to memorize the examples first, because all the characteristics they will ask you indirectly through examples. ठीक है ना? एग्जाम्पल्स जिसने नोट नहीं किए हैं एनसीईआरटी से नोट करो, ताकि मैं एनसीईआरटी की एक बारी बेटा रीडिंग कराऊं। एकाइनोडर्मेटा वी कैन टेक अप टुडे, हेमिकॉर्डेटा मे बी टुमारो। ओके, देखो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ऑफकोर्स पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी है, मरीन वाटर में भी है। अच्छा, ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्या? और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बॉडी इज कवर्ड विथ कैल्केरियस शेल। बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैल्केरियस? मतलब कैल्शियम के बने हुए, ठीक है ना? बट जरूरी नहीं है ये शेल हर किसी में मौजूद हो सकती है या नहीं भी हो सकती। Then beta body is unsegmented obviously with a head, muscular foot, visceral hump. A soft spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump, or space between hump and mantle, it is called as mantle cavity. Hump और mantle के बीच का space mantle cavity है, in which feather like gills are present. और ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, उनका रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। एंटीरियर हेड हैज बेटा सेंसरी टेंटिकल्स, देन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला, अगेन स्टार मार्क फॉर फीडिंग, यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एंड देन यू हैव ऑल द एग्जांपल्स। ठीक है ना? क्लियर हो गया बेटा सारे बच्चों को? तो आज बेटा हम आज का हम आखिरी बेटा टॉपिक करेंगे, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा कवर नहीं होगा, बट हेमिकॉर्डेटा भी बहुत छोटा सा है, लेकिन वो अगले दिन ही कवर करेंगे। सो टुडेज लास्ट टॉपिक माइट बी, मैं होमवर्क देके जाऊंगी उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए बेटा। आज काम चोरी की है जिन लोगों ने, कल भी कर लेना। एकाइनोडर्मेटा, मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ फल की चिंता करोगे, कभी नहीं फल मिलेगा ऐसे बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अच्छा, जब मैं एकाइनोडर्मेटा कह रही हूं, ये एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये दो वो फाइलम्स थे बेटा जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो तुम बेटा बल्कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हैबिटेट भी कर सकते हो खुद से, हैबिटेट भी खुद से कर सकते हो कि वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, है ना? और बेटा इनका नाम कहां से आया? इनका नाम एकाइनोडर्मेटा कहां से आया? डर्मेटा का मतलब स्किन, एकाइनो मतलब कांटे लगे हुए ऐसा लग रहा है, एकाइनो मतलब स्पाइन। एक्चुअल में ये होते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्या होते हैं ये? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो जरा इनकी स्पाइन्स को बनाया जाए, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। अच्छा, इसमें सबसे अगर बेहतरीन एग्जांपल जैसे स्टारफिश को इमेजिन करो, समुद्र में ही मिलेगा स्टारफिश, है ना? तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं बेटा ये। अब मैं थोड़ा सा ना आपको क्या करती हूं, एकाइनोडर्मेटा की स्पाइनी स्किन को बना के बताती हूं। देखो एनसीईआरटी ने बनाया नहीं हुआ है, पर कुछ चीजें एक्सप्लेन की है, जैसे इनकी एंडोस्केलेटन एक होती है जो कैल्शियम के बने हुए ऑसिकल्स की होती है। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने वो ये चीजें मेंशन की हुई है, तो थोड़ा सा इस डायग्राम से देख लेते हैं। अगर बेटा मैं इनकी बॉडी वॉल का सेक्शन देखूं ना, तो इनकी बॉडी वॉल में ऐसे कुछ लेयर्स होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, एंड देन यू हैव अ क्यूटिकल। तो मान लो ये जो मैंने लेयर बनाई है ना बेटा, ये क्या बनाई है मैंने इनकी, अगर मैं इनको देखूं, ये लेयर होती है बेटा इनकी जो कहलाती है डर्मिस,
डर्म का मतलब ही है ना, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन, डर्म, ये डर्मिस है, डर्मिस के ऊपर क्या है, ऊपर है, इसीलिए तो इसका नाम है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर इनकी एक लेयर होती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। इनके डर्मिस पे ना छोटे 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 कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है बेटा क्या, कैलकेरियस ऑसिकल्स। ये एनसीईआरटी ने दिया है। कैल्शियम के बने हुए डर्मिस एरिया में होते हैं कैलकेरियस, जहां पे भी कैलकेरियस, अभी कैलकेरियस शेल भी आया था ना, कैलकेरियस का मतलब ही होता है कैल्शियम के बने हुए। दिस इज कैलकेरियस, दिस इज कैलकेरियस ऑसिकल्स। और यही कैलकेरियस ऑसिकल्स बेटा फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन है सपोर्टिंग, जैसे हमारा है बोन्स एंड कार्टिलेज, इनका एंडोस्केलेटन है यही कैलकेरियस ऑसिकल्स, जिसके ऊपर से तुम्हें इस तरीके से बेटा स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिखते हैं बाहर की तरफ जो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है स्पाइन। एंड दैट्स व्हाई दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ऐसा लगता है कि इनकी स्किन स्पाइनी है बिकॉज ऑफ दिस। समझ गए? सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज स्पाइन। एंड ये इनके नाम का सिग्निफिकेंस है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एंड व्हाट इज देयर एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ, कैलकेरियस ऑसिकल्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना? यस यस। अब बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फटाफट से कीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बेटा फटाफट से कीजिए। हैबिटेट भी अब आपको पता है, अब तो आपको हैबिटेट भी पता है बेटा, है ना? एक सेकेंड देना बेटा मेरे को। हाँ जी इशिका। फ्री तो मैं नहीं हूं, बट आप बताओ। हाँ जी ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल। करना है इशिका, एक सेकंड होल्ड करना।
1 2। आवाज सुनाई दे रही है बेटा? अभी अभी तो आ रही होगी आवाज। देखो आवाज आ रही है तो बेटा एक थम्स अप दे दो। आवाज आ रही है तो एक थम्स अप दे दो, ठीक है? शिवांश बेटा पढ़ ले, ठीक है ना? यस है, ठीक है? चलो क्योंकि तुम्हारे अंदर बेटा थोड़ी सी भी कर्टेसी नहीं है तो तुम्हारी बदतमीजियों को ठीक करने के लिए बेटा मुझे तुम्हें कमेंट्स ही ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज फिर ना बेटा तुम पढ़ने के नाम पे बकवासगिरी स्टार्ट कर दोगे और जाते जाते मेरा मूड खराब कर दोगे, ठीक है ना? उससे अच्छा मैं कमेंट्स ही ऑफ कर देती हूँ। सुनो आप, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों तरीके की सिमेट्री इनमें दिखती है बेटा। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। एडल्ट में इनकी होती है बेटा रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी और लार्वा में होती है इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बिकॉज दे हैव बेटा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम वाला पॉइंट छूटा है ना, मेटामेरिज्म नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है एंड यू सीलोमेट। एंड आई होप आप में से सारे बच्चों ने मोस्टली ये कवर कर लिया होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बेटा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, जैसे आपने टीनोफोरा में पढ़ा है ना, टीनोफोरा में आपने बहुत सारे बेटा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स पढ़े ना, जैसे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो बाइसेक्सुअल होती है, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना? जैसे उसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वैसे ही तुम एकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा में भी पढ़ोगे, ठीक है ना? देखो फिजियोलॉजी में नंबर 1 करते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लिखते हैं बेटा, ऑफ कोर्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी ने दे रखी है, माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है ना? वैसे अपना भी अगर तुम देखोगे तो अपना भी वेंट्रल साइड पे ही है, बट जैसे स्टारफिश को इमेजिन करो तो एक वेंट्रल है एक नीचे का, नीचे ऊपर, तो तुम इसके कंपैरिजन में बोलोगे। देखो मैं तुम्हें ये पॉइंट दिखाती हूं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा। क्वेश्चन पूछेंगे कि वेंट्रल साइड पे माउथ है या डॉर्सल साइड पे माउथ है। कहां लिखा है ये देखो, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ ऑन द लोअर यानी कि वेंट्रल साइड। तो माउथ और एनस की पोजीशन पूछी जाती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो अभी तक बहुत सारे फाइलम्स में तुमने देखा, इसमें बेटा दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है ना? एंड व्हेन यू से वेंट्रल साइड, दिस इज द लोअर साइड, एंड व्हेन यू से बेटा द डॉर्सल साइड, mouth is located on ventral side and anus dorsally। dorsally का क्या मतलब है? अपर, ठीक है? अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू। नंबर 2 है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 4 है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब समझना बेटा, देखो इनके पास ना, जैसे कि आपके पॉरीफेरा में आपने पढ़ा वाटर कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा, वो भी पानी में रहते हैं, ये भी पानी में रहते हैं। इनके पास होता है वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम। क्या होता है इनके पास बेटा? इनके पास एक सिस्टम होता है, मैं साइड में लिख रही हूं, आपको भी साइड में लिखना है, क्योंकि ये जो वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम है ना बेटा एकाइनोडर्मेटा का, ये भी पॉरीफेरा के वाटर कैनाल सिस्टम जैसे बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है। जैसे बेटा उसकी मदद से क्या होता है, खाना लेके आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, गैमीट का ट्रांसफर करती है पॉरीफेरा,
है ना, गैसेस का भी मूवमेंट होता है पानी के थ्रू ही, वाटर कैनाल सिस्टम। तो पहला सवाल तो ये पूछते हैं वाटर कैनाल सिस्टम किसका और वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसका। वाटर वैस्कुलर सिस्टम हो गया आपके बेटा एकाइनोडर्म एंड वाटर कैनाल सिस्टम हो गया आपका पॉरीफेरा। समझ में आ गई बेटा बात? यस, दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प इन मेनी थिंग्स। इट इज गोइंग टू ब्रिंग द फूड, इट इज गोइंग टू हेल्प इन बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज गोइंग टू हेल्प इन एक्सक्रीशन। समझ रहे हो? इनमें ना एक्चुअली पहले तो बेटा इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता था कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसा दिखता है। इसमें ट्यूब फीट होती है एक, पर उसको फिर पूरा बना के बेटा उसमें ट्यूब फीट दिखा के पूरा बनाना पड़ता है, बट नेसेसरी है ही नहीं, दिया ही नहीं एनसीईआरटी में। लेकिन ये आपको याद रखना है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? सो एकाइनोडर्मेटा। इनमें क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और जब आप वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हो तो हेल्प्स इन डाइजेशन, helps in digestion, respiration, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके पास नहीं होता है, उसकी जगह भी यही बेटा ओवरटेक करता है, एक्सक्रीशन। इनफैक्ट बेटा ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है बेटा? इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है ना? किसमें हेल्प कर रहा है बेटा? इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं कर रहा था, वो तो सेसाइल थे ना। आवाज ऑन है ना? नहीं, मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए बच्चों की, इसलिए मैं तेरे से पूछ रही हूं। पता चला मैं पढ़ाती जा रही हूं, है ना। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है बेटा। पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करता है। इसके पास ट्यूब फीट है और ये पूरा अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि इनको लोकोमोशन में भी हेल्प होती है। सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन लोकोमोशन। वाटर कैनाल सिस्टम में कोई लोकोमोशन नहीं होती है, बाकी तो कॉमन फीचर्स हैं, है ना। अब देखो यार, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखो, दिस इज ऑल्सो यू कैन से वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स, क्योंकि इसमें ट्यूब फीट होती है और ट्यूब फीट नाम का स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे। बट क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया हुआ तो आपको डिटेल नहीं करना है। एकाइनोडर्मेटा का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ऑफ कोर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, एंड सेम बेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन दिस। अब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता रही थी, जो इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन में भी दी जाएगी, और आप बेटा ये सेम कैरेक्टर्स कॉपी पेस्ट हेमिकॉर्डेटा के लिए भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन में बेटा देखो ये सेम, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब हेमिकॉर्डेटा से मिलते जुलते हैं। देखो रिप्रोडक्शन में आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हेमिकॉर्डेटा में भी देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी होते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल, हेमिकॉर्डेटा में भी देखोगे वो भी होते हैं यूनिसेक्सुअल। इनमें भी फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल, हेमिकॉर्डेटा में भी देखोगे फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। इनमें भी होती है बेटा फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हेमिकॉर्डेटा में भी होती है बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, दैट्स इट बेटा, खत्म। इसके अलावा एग्जाम्पल्स है एस्टेरिस, एस्टेरिस से स्टारफिश। और देखो कल जब हम हेमिकॉर्डेटा करेंगे तो आप देखोगे ये सारे कैरेक्टर सेम है, सब कुछ सेम है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। एस्टेरिस से स्टारफिश, ऑफियूरा, ऑफियूरा इज ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। देन बेटा एंटीडॉन, एंटीडॉन इज सी लिली। बेटा इनके नामों में भी ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि किसका कॉमन नेम क्या है, इसके नामों में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। एस्टेरिस इज स्टारफिश,
ओपियूरा इज ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन इज सी लिली, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम उल्टा मत कर देना। एंड देन यू हैव बेटा एकाइनस, एकाइनस इज सी अर्चिन, सबका नाम ज्यादातर के नाम के आगे सी आ रहा है, वैसे भी समुद्री होते हैं। एकाइनस इज सी अर्चिन एंड वन मोर नेम इज देयर कुकुमारिया, कुकुमारिया इज सी कुकुम्बर, सी क्यूक्यूम्बर। डन डनाडन डन कर लो, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा हम अगले दिन करेंगे। तुम बेटा चैट्स ऑन करना डिजर्व नहीं करते, इसलिए मैं चैट्स ऑन ही नहीं करूंगी, ऐसे ही तुम्हें बाय करके जाऊंगी, ठीक है ना। चलो देखो नाम, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। बेटा जिन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं किए ना, यहां से एक बार देख लो, ठीक है ना, यहां से देख लो, इसके नीचे लिखे हुए एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑसिकल्स का, इसीलिए इनका नाम पड़ा बेटा एकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, ये मरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों तरीके की सिमेट्री होती है बेटा। एडल्ट एकाइनोडर्म्स में रेडियली सिमेट्री और लार्वा में बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी दिखती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखिएगा, माउथ वेंट्रली, एनस डॉर्सली। माउथ वेंट्रल मतलब लोअर एंड एनस डॉर्सल मतलब अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दिस इज नॉट केनाल सिस्टम, दिस इज वैस्कुलर सिस्टम। और देखो क्या लिखा है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, इन सब में बेटा ये हेल्प करता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता बेटा, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। सेक्सेस अलग है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फ्री स्विमिंग लार्वा, एंड देन देयर आर एग्जांपल्स। एक होमवर्क देके जा रही हूं, हेमिकॉर्डेटा का बेटा आप क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स खुद लिख के आएंगे। होमवर्क में हेमिकॉर्डेटा का जनरल कैरेक्टर आपको खुद लिखना है, राइट। जनरल कैरेक्टर्स इन होमवर्क। हैबिटेट भी तुम्हें पता है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है ना। तो ये करके आइएगा, कल यहां से कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपने सच में पढ़ाई करी, ठीक है ना, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा बेटा। अब कल मिलेंगे कल की कक्षा में, ठीक है ना। एनीबडी जिसने सिंसियरली पढ़ाई की, सीरियसली पढ़ाई की बेटा, वो जरूर कमेंट करना और कमेंट में मुझे बताना आप लोगों को कैसा समझ में आएगा। कल की क्लास में हमें कॉर्डेटा स्टार्ट करना है। कॉर्डेटा बहुत छोटा है और कंपैरेटिवली बच्चों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने में आसानी होती है। मैं जूलॉजी मेडिजी का एक स्क्रीनशॉट लेके आऊंगी कल, जिनके पास किताब है ऑलरेडी वो तो किताब से पढ़ ही रहे हैं और उनको पता होगा, एक टेबल बनाई हुई है उसमें हमने, जिसमें हमने सारे जनरल कैरेक्टर्स को बेटा कंपेयर किया है। जनरल कैरेक्टर्स नहीं, सारी नॉन कॉर्डेट्स के आई थिंक सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर्ड है। आप चाहो तो उसे खुद भी बना सकते हो, एक टेबल बना, एक चार्ट में सारे फाइलम्स को लिख के बेटा उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके लिख लो। और मैं तो लेके आऊंगी, बट खुद बेटा करने से ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।